नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 10वीं की जो किताब है ना, उसका अंतिम लेसन संस्कृति। इसे लिखा है भदंत आनंद कौशल्यायन ने। इस पाठ में हम जानेंगे कि सभ्यता और संस्कृति जो शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं उनके मायने क्या हैं, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसका अलग अलग उदाहरण देकर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है हमें। तो चलिए इसका वाचन भी करते हैं और लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या भी मैं आपको बताते चलूंगी। आपको लेसन यहाँ डिस्प्ले में भी दिखाई देगा, चाहे तो आप बुक हाथ में रख सकते हैं और मेरे साथ साथ पढ़िए या यहाँ देखकर पढ़िए और इसका जो भावार्थ है, जो इसकी व्याख्या है, उसे समझते चलिए। जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों का इस्तेमाल हम करते तो बहुतायत में है, ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका अंतर, इसको समझ में कितना आता है, ये बड़ी जानने वाली बात है। तो इस लेसन में यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और लेखक महोदय ने कई उदाहरण देकर यहाँ पर ये बात समझाई है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। भाई देखिए, सभ्यता और संस्कृति को कई बार एक ही मान लिया जाता है, कई बार हम ये तो जानते हैं कि इन दोनों में अंतर है और अपनी समझ से थोड़ा बहुत इस अंतर को समझते भी हैं, लेकिन क्या हम सही समझते हैं? ये अंतर हम जो समझ रहे हैं वही है या इससे भी अलग, इससे भी ज्यादा कुछ है? तो यही हम जानने का प्रयास इस लेसन में कर रहे हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अब वो अपने को आदि काल में, आदि मानव के समय में लेके जा रहे हैं जब आग की भी खोज नहीं हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था और इसके बारे में इंसान जानता नहीं था। उस समय में पहले पहल जब आग का आविष्कार किया गया था या खोज की गई थी, उसे पहचाना गया था, उसके उपयोग को जाना गया था, तो ये पहला इंसान जो रहा होगा उसकी कल्पनाशीलता, उसकी बुद्धि, उसका कौशल, उसका ज्ञान, उसकी प्रेरणा कितनी ज्यादा रही होगी और ये आविष्कारक कितना बड़ा रहा होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिस कर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। एक तो उन्होंने आग वाला उदाहरण दिया कि आग को पहले पहल किसने खोजा, कैसे खोजा होगा, ये सोचिए कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। फिर वो सुई धागे का उदाहरण दे रहे होंगे कि पहले पहल ये किसके दिलो दिमाग में ये बात आई होगी कि ऐसा करें, लोहे के एक टुकड़े को घिसें, उसमें एक छेद बनाएं, उसमें हम धागा पिरोएं और उसको, उसकी सहायता से दो टुकड़े जो कपड़े के हैं उनको हम मिलाकर सिल सकते हैं। ऐसा किसके दिमाग में सबसे पहले आया होगा, वो कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं दो चीजें, दो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि ये सुई धागा हो या आग हो, इसका आविष्कार करने की शक्ति हर किसी में तो नहीं है, सभी के दिमाग में ये बात नहीं आई। तो वो जिस इंसान के दिमाग में ये बात आई थी, इसको खोजने की जो शक्ति रखता था, जो प्रेरणा थी, जिसका ज्ञान इतना था, जिसके अंदर ये शक्ति थी, वो कौन रहा होगा, वो कैसा था? ये एक शक्ति एक चीज है और दूसरा है उस शक्ति का इस्तेमाल करके उस चीज का आविष्कार कर लेना, है ना। तो ये दो चीजें हैं कि आविष्कार करने की शक्ति और आविष्कार करना।
जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। देखिए, जिसके अंदर किसी चीज को, किसी ज्ञान को, किसी वस्तु को, किसी आविष्कार को पहले पहल करने के लिए प्रेरणा, शक्ति, ज्ञान जो था, वो संस्कृति है। और उस शक्ति के आधार पर, उस प्रेरणा और उस ज्ञान के आधार पर उसका आविष्कार अपने लिए और दूसरों के लिए उसने कर दिया। अब लोग उसका भोग करते रहेंगे, उस ज्ञान का उपयोग करते रहेंगे, तो वो सभ्यता है। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। ठीक है, जितना ज्यादा उसका क्लियरिटी होगी अपने ज्ञान के लिए, अपनी आविष्कार, अपने खोज को आगे बढ़ाने के लिए, जितना परिष्कृत तरीके से वो सारी चीजें समझकर वो चीज की तरफ बढ़ रहा है, वो आविष्कार करने की डगर पर बढ़ रहा है, उसकी खोज, उसका आविष्कार उतना ही परिष्कृत होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान, जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। कितना अच्छे से इन्होंने समझाया है कि देखिए, किसी ने अगर किसी चीज को, उसके दिमाग की उपज थी, उसकी सोच थी, और उसने उसे खोजा है, आविष्कार किया है, तो वो जो शक्ति थी उसकी, वह जो इंसान था, वो तो सुसंस्कृत है, संस्कृत है कहलाएगा। लेकिन उसके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अपने इस पूर्वज किससे लिए गए ज्ञान को भोगती हैं, उसमें और नई नई चीज़ों का उसमें एडिशन होता चला जाता है, उस ज्ञान को और आगे बढ़ाती है उसको आधार मानकर, तो वो उसकी तुलना में सभ्य भले ही हो सकती है, लेकिन संस्कृत नहीं हो सकती। उदाहरण उन्होंने दिया है कि न्यूटन ने पहले ये खोज की, ये आविष्कार किया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। अब बाद के दिनों में तो न्यूटन जो क्या थे, उन्होंने सबसे पहले इस बात का आविष्कार किया था, तो वो संस्कृत थे। लेकिन उसके बाद किसी विज्ञान के छात्र ने और भी ज्यादा इस क्षेत्र में और भी चीजें, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बहुत सारी चीजें जान ली, तो वो न्यूटन की तुलना में ज्यादा सभ्य कहला सकता है, लेकिन वो संस्कृत नहीं कहला सकता। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार करने का श्रेय या शक्ति तो न्यूटन को ही जाती है, न्यूटन के ही पास था, तो वो विज्ञान का छात्र जो है अब और उनसे ज्यादा एडिशनल चीजें जान गया है, इसलिए वो भी संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो वही है, ये उनकी तुलना में सभ्य जरूर हो सकता है, ज्यादा जानकार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीज जो है संस्कृत है, और उस बीज से अन्य चीज़ें आप और जानते जाएं, उसमें प्रयोग करके और भी चीज़ें बढ़ाते जाएं, अपने ज्ञान को और विस्तारित करते जाएं, लेकिन आप उसके जनक नहीं कहलाएंगे। जनक तो एक ही होता है। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है,
निठल्ला नहीं बैठ सकता। अपनी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा से वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। अब देखिए वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इंसान की ज़रूरत है, पेट भरना है, आग जलेगी तब खाना पकेगा, फिर पेट अच्छे से भरेगा। तन ढकना है, भाई गर्मी सर्दी से अपने आप को बचाना है। सौंदर्य को बढ़ाना भी एक कारण हो सकता है, अच्छे लगने की चाह भी एक कारण हो सकता है। जो भी है, सिर्फ तन ढकना और पेट की आग बुझाना ये दो ही प्रेरणा नहीं हो सकती आविष्कार के लिए। ये दोनों स्थितियां से जो इंसान तृप्त है उसके अलावा भी उसकी और भी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक संस्कृत इंसान जो होता है ना वो यूं ही निठल्ला नहीं बैठ सकता कि भाई पेट भर गया, तन ढक लिया, सुई धागे का आविष्कार हो गया, तन ढक लिया, आग का आविष्कार कर लिया, पेट भर लिया, अब हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। भाई दुनिया में कितनी सारी सभ्यताएं अभी चल रही हैं, कितने सारे आविष्कार हुए हैं, इनके पीछे भी तो कोई ना कोई प्रेरणा थी ना। भाई कोई एक इंसान लेटा हुआ है, आकाश में देख रहा है अनगिनत तारों को और वो सोच रहा है इसको किसने सजाया होगा, फिर यहीं से खोज की शुरुआत हुई ना। ऐसे ही हमारे मनीषी जो ऋषि मुनि हुए हैं, पुरातन ज्ञान को अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं से वो उन्होंने मानवता के लिए ये कर दिया है, ये आविष्कार किया है, ये प्रेरणा उनमें थी, ये ज्ञान उनमें था, ये ललक उनमें थी, ये शक्ति उनमें थी और वो संस्कृति के आविष्कारक रहे। संस्कृति थी जिसको उन्होंने जन्म दिया और जिसको हम पीढ़ियों से भोग रहे हैं। हम इस सभ्यता के लोग कहलाएंगे। आविष्कारक कोई और है और जो उसको भोग रहा है वो सभ्यता है। आविष्कार जो हुआ है, वो जो शक्ति है वो एक इंसान में है, लेकिन भोगकर्ता जो है, सभ्यता के पोषक जो हैं बहुत हो सकते हैं। संस्कृति का जनक एक ही होता है इस किसी विशेष प्रयोजन के लिए। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि संस्कृति जो है वो विकसित कैसे हुई है, कैसे जो लोग पुरातन समय में रहे हैं, जो आविष्कारक रहे हैं, उन लोगों ने अलग अलग जगहों से प्रेरणा लेकर और उनके व्याकुल मन में ये जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों है। देखिए क्यों से और कैसे से निवारण तक की बात होती है कि इसे बदलना है, ये दुरूह परिस्थितियों को बदलना है। जैसे कार्ल मार्क्स मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने जीवन भर लड़ते रहे, खुद दुखी रहे। जैसे लेनिन की यहाँ पर बात की गई है कि वो अपने डेस्क पर रखे हुए डबल रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा जो थे वो दूसरों को दे दिया करते थे, खुद नहीं। तो यानी ये जो त्याग है, ये खुद को तकलीफ देकर आगे के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाह है ना, यही संस्कृति है जो एक ही इंसान में होती हैं और फिर बाद की पीढ़ियां जब उसे भोगती हैं, उसको लेकर चलती हैं, वो सभ्यता कहलाती है। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। दोनों उदाहरण पहले तो हमने दे दिया। भौतिकता की बात हो गई, भाई जो सुख सुविधाओं के साधन जुटाए जाते हैं, भौतिक संस्कृति हो गई। इसके अलावा मानवीय संस्कृति हो गई, कार्ल मार्क्स का उदाहरण दे दिया। इसके बाद आप आध्यात्मिक और मानवीयता को जोड़कर देख लीजिए। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने सर्व कुछ त्याग दिया, सारी सुख सुविधाएं त्याग कर वो सत्य की खोज में चले गए, है ना। तो ये सब संस्कृति के पोषक हैं, संस्कृति के जनक हैं, है ना। और ये कारण अलग अलग हो सकते हैं,
प्रेरणाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति और अंदर की शक्ति बहुत मायने रखती है, जो इस एक आविष्कार की जननी होती है, आविष्कार के लिए प्रेरित करती है और आविष्कार हो भी जाते हैं। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के तरीके, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता हैं। मानव की जो योग्यता उसके आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा रहता है, उसे हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। अब देखिए, यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई ये जो खोज, ये आविष्कार हुए हैं, ये कल्याणकारी ही नहीं, कई बार विध्वंसकारी भी हुए हैं, है ना। तो एक दूसरे को मार काटने की प्रवृत्ति, और इसके लिए शस्त्रों का, हथियारों का, आधुनिक हथियारों का एक के बाद एक आविष्कार होता चला जाना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति? वो पूछ रहे हैं हमसे। और फिर आगे वो कहते हैं कि जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, मानवता का नुकसान हो रहा है, लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इसके लिए जो बनाया गया जो आविष्कार है वो संस्कृति नहीं, असंस्कृति ही कहलाएगा आखिरकार। और इसको लेकर भोगने वाले और इस पर और भी ज्यादा प्रयोग करके इसका इस्तेमाल करने वाले लोग सभ्य नहीं होंगे, असभ्य ही कहलाएंगे। ये लेखक के अपने विचार हैं। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं रहा जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो इस तरह से लेखक ये बताते हैं कि संस्कृति के नाम पर कूड़े करकट के ढेर का भी कई बार बोध होता है, लेकिन वह संस्कृति नहीं है, क्योंकि वह रक्षणीय वस्तु नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि विध्वंसकारी जो आविष्कार हुए हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। फिर वो मानव इतिहास की बात करते हैं कि जब जब इंसान ने मानव कल्याण के लिए, मैत्री भाव के लिए कुछ सोचा है, कुछ कदम बढ़ाए हैं, कुछ इजाद किया है, कुछ आविष्कार किया है, वो सराहनीय रहा है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं कभी भी वंदनीय नहीं होती हैं, जो विध्वंसकारी हैं, परस्पर वैमनस्य फैलाती हैं, लेकिन बदलते दौर में इनकी आवश्यकता की वजह से इनका आविष्कार हुआ है। और अंत में लेखक कंक्लूड करते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, जिसमें जितना कल्याणकारी पुट है, कल्याणकारी संस्कृति में कल्याणकारी आविष्कार शामिल है, उतना ही विध्वंसकारी या अकल्याणकारी भी हैं। इन दोनों में, यानी अकल्याणकारी और कल्याणकारी में, इन दोनों में कल्याणकारी ही श्रेष्ठ है, वंदनीय है और ज्यादा स्थायी है। ज्यादा दिनों तक लड़ाई झगड़ा विध्वंस नहीं चलता, सुकून, अमन और शांति ही आखिर में मानवता को पसंद आती है। इसलिए ये कल्याणकारी आविष्कार या संस्कृति ज्यादा स्थायी है। तो इस तरह से ये पाठ खत्म होता है, और इसके साथ ही खत्म होता है क्षितिज भाग 2 का सिलसिला। हमने सारे लेसन कर लिए हैं, गद्य खंड काव्य खंड के एक एक लेसन हमने कर लिए हैं। तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक, और इसके साथ ही क्षितिज भाग 2 भी समाप्त हो गया है। अब हम स्पर्श भाग 2 की तरफ बढ़ेंगे और मल्हार कक्षा 8 की तरफ भी बढ़ेंगे। तो चैनल पर आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही हमारी मुलाकात होती रहे। मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।